नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मित्र पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो कि 2012 में लिया गया था क्लास 6 to 8 के लिए। इसमें हम देखेंगे व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। दूसरा प्रश्न है, विकास शुरू होता है। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, विकास जो है जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था में हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्वावस्था में। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खाली स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के वितरण सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि यह उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया को दर्शाता है। अतः यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह खाली स्थान कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, चिंतन जो है एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समावेशन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अपसारी या बहुविध चिंतन। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी खाली स्थान रूप से अभिप्रेरित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाह्य रूप से क्या है, अभिप्रेरित है।
यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, इसका अर्थ है कि वह विद्यार्थी बाह्य रूप से क्या है, अभिप्रेरित है। इस प्रकार की अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा बालक के कार्य में अरुचि उत्पन्न करती है, फलस्वरूप वह कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सीखने के गतिक या कोनेटिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अन्य शिक्षार्थियों के साथ शामिल कर गतिविधि कराती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के घोषणा पत्र में समावेशी शिक्षा की संतुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया को दोस्तों इसमें कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है नैतिक यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में सहायता करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाजीकरण में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो आनुवंशिकता इसमें संबंधी कारक दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आँखों का रंग है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। अगला सवाल है,
सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शारीरिक गठन ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित समस्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से बचती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संवेदी प्रेरक चरण यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस तरह दोस्तों हमारा आज का सीटेट बाल विकास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और भी ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।